69 पीपीएससी में पूछे गए दोस्तों, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो दोस्तों याद रखना कि ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु कौन सा है, तो वह है लेड यानी सीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सीसा जो है ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखना है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इको गतिविधियों के कारण पर्यावरण में न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान रखना। विभिन्न प्रतिकूल हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सीसा जो है ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखना है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी क्षरण यानी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहलाता है। पारिस्थितिक जीवन औद्योगिक प्रक्रियाओं युक्त गेंडा का गृह राज्य है। तो एक सिंग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है असम राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक सिंग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में साथ भूरे भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है, तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह है राजस्थान राज्य में। कोनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवी बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। तो पांचवी बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पांचवी बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो 1973 में। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, तो याद रखना है मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है महाराष्ट्र राज्य से। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से क्या है दोस्तों, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है, तो ये जो है दोस्तों किसके उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है यह है दुर्लभ प्रजाति के। राइट आंसर होगा रेयर स्पीशीज यानी ए। तो हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगते हैं, इसलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। समान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक। नेक्स्ट, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। राइट आंसर, सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है एल्युमिनियम फॉइल जो है वह एक जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैव निम्नीकरण ऐसे निम्नीकरणीय जानवर जो मांस खाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है कार्निवोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वह जानवर जो मुक्त मांस खाता है कैसे पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के लिए जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति प्रवाह नियोगकारी, बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस जीव मंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 1,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुख, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घाट, प्रायः समुद्री गाय, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार में कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो सही है दोस्तों, किसी भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गंगा डॉल्फिन को आयुसीन डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। याद रखना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को मान्यता भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया था, तो वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है, तो लिस्बन जो घोषणा है वो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा अपन आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो यह छोड़ा गया नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 10 राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत में नागालैंड राज्य सरकार भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा, शुभारंभ किया तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केरल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है। क्यों संरक्षित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसे शांत घाटी कहा जाता है यानी साइलेंट वैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ज्ञात है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मुदुगास और
कट्टू नेक्कड़ यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1914 वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट याद रखना है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली, तीन शामिल नहीं है तो वह वनस्पति उद्यान जो स्वस्थाने के अधीन शामिल नहीं है। तो स्वस्थाने या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को अनेक रिजर्व आदि आते हैं जबकि जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क एक जगह रामसर, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था और यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन सा है? तो वह है लाइकेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो शुष्क प्रारंभिक अनुक्रम में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक पर्यावरण के साथ निकट समावेश। ऑप्शन सी। तो प्रश्नानुसार दिए गए ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी SO2 प्रदूषण सूचित होता है तो यह सूचित होता है लाइकेन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं, याद रखेंगे। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूछा जा रहा है। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो IUCN का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो IUCN जिसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोसी स्तर से दूसरे कोसी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10% ऊर्जा अवशोषित होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक कोसी स्तर से दूसरे कोसी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। तो ये याद रखना कि 10% का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक कोसी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक पारितंत्र में खास श्रृंखला को इंगित करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो श्वसन मूल जो है जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। श्वसन मूल जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। वे श्वसन में मदद करते हैं। कौन कौन सा? इसमें से पैन भी है, SO2 भी है और ओजोन। प्राथमिक प्रदूषकों की स्तर पर वायु प्रदूषण का कारण मानते हैं जैसे कौन था? दिया था लिंडमैन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पारिस्थितिकी तंत्र, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, खनिज तत्व आदि है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, खनिज तत्व आदि है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्तर पर वायु प्रदूषण का कारण मानते हैं जैसे कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, खनिज तत्व आदि है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। तो यह दिया था लिंडमैन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक कोसी स्तर से दूसरे कोसी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था ओडम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। यानी ऊर्जा प्रवाह जो चैप्टर है दोस्तों वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था, टिहरी बांध आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था और चिपको आंदोलन भी स्टार्ट इसमें किया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। ये पॉइंट मोस्ट बीबीआई है दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट है मेथमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मेथमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो पारितंत्र का संगठक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? हरे पौधे, उपभोक्ता व घटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में याद रखना है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन जो गैस है दोस्तों वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो पारितंत्र का संगठक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? हरे पौधे, उपभोक्ता व घटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में याद रखना है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन जो गैस है दोस्तों वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लैंडफिल अवशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैस है। तो ये वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वह पादप हिरन। पादप को खाता है हिरन और हिरन को कौन खाता है? शेर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, मृतोजीवी द्वारा यह विघटित नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है में शामिल है। तो वह कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें सौर सेल भी आ जाएगा दोस्तों, पवन चक्कियां भी आ जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र भी इसमें आ जाएगा। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अवशेष तथा जल विद्युत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आहार जाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाएं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आहार जाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें आ जाएगा। छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है तथा क्योंकि ये जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, मृतोजीवी द्वारा यह विघटित नहीं होगा। लैंडफिल कैसे है? तो ये वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वह पादप हिरन। पादप को खाता है हिरन और हिरन को कौन खाता है? शेर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, मृतोजीवी द्वारा यह विघटित नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है में शामिल है। तो वह कौन सा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें सौर सेल भी आ जाएगा दोस्तों, पवन चक्कियां भी आ जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र भी इसमें आ जाएगा। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अवशेष तथा जल विद्युत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आहार जाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाएं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है हमारा दोस्तों। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आहार जाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाएं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हरे पौधे। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को क्या मिली थी दोस्तों? मजबूती मिली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डेट भी याद रखना आपको कि चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ वर्ष 1975 में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त आपको और भी क्या पॉइंट याद रखना है कि गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौड़ा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी मौजूद होते हैं इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी आहार श्रृंखला भी आपको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, काफी सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक कौन होता है? हरे पौधे, ये स्वपोषी कहलाते हैं। प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? टिड्डा। द्वितीय स्तर पर मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता कौन सा? मेढक एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं तथा तृतीय स्तर पर सांप शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित? टिड्डा। द्वितीय स्तर पर मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता कौन सा? मेढक एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं तथा तृतीय स्तर पर सांप शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो वह जीव कौन सा है? तो वह जीव है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों कट चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो स्वपोषी जीव पौधे हैं। कौन कौन से स्वपोषी जीव है? याद रखना, पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। जो पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकीय तंत्र में गैस है, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फास्फोरस औषधि फास्फोरस जो होता है औषधि जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र कौन सा है? तो वह है स्थल मंडल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन।